So class, our today's lecture is lecture number 10 and we will today discuss the Iberian Peninsula. ठीक है, नाम क्या है पेनिनशुला का? आइबेरियन पेनिनशुला। पेनिनशुला क्या होता है? आपको पहले भी शायद बता चुका हूँ ये बात कि पेनिनशुला इज द लैंड सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम द थ्री साइड्स। ओनली वन रूट जो होता है वो लैंड होता है उसका, बाकी तीनों साइड से जो वाटर होता है। So this is the Iberian Peninsula. आइबेरियन पेनिनशुला में बेसिकली दो कंट्रीज हैं, एक स्पेन है, एक पोर्टुगल है। ये दोनों ही यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है। लेकिन 711 में आइबेरियन पेनिनशुला जो था इसको मुसलमानों ने, बनु उमैया ने कनकर किया था, फतह किया था, ठीक है। आपको ये इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए क्योंकि हिस्टोरिकली एक मुसलमानों का एरिया भी रह चुका है, ठीक है। और एक माउंटेन रेंज है स्पेन और फ्रांस के दरमियान जिसको पायरेनीज कहते हैं। सम सेज दिस रेंज कुड नॉट बी क्रॉस्ड बाय मुस्लिम्स। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो रेंज थी, जो पायरेनीज है, जो माउंटेन रेंज है, जो पहाड़ी सिलसिला है, ये मुसलमानों से क्रॉस नहीं हो पा रहा था। लेकिन इन 732 मुस्लिम्स ने ये क्रॉस किया माउंटेन रेंज को और साउदर्न टेरिटरीज ऑफ फ्रांस जो है उनको कनकर कर दिया। जो जनूबी इलाके हैं फ्रांस के उनको कनकर कर लिया। अब क्या है कि पहले ये इलाका जो है आइबेरियन पेनिनशुला का इलाका, इसको मुस्लिम बनु उमैया ने कनकर किया। फिर स्पेन और फ्रांस के दरमियान एक माउंटेन रेंज जिसको पायरेनीज कहते हैं, वो पायरेनीज मुसलमानों से क्रॉस नहीं हो पा रही थी। लेकिन 732 में मुसलमानों ने ये माउंटेन रेंज क्रॉस की और कुछ साउदर्न टेरिटरीज जो हैं फ्रांस की, उन पे कब्जा किया, उनको फतह किया। एक टोर्स का मकाम है वहां पे, और ये वो मकाम है जिस दिन मुसलमानों को डिफीट हुई, और इसको बैटल ऑफ टर्स भी कहते हैं। वो जंग जो उस टोर्स के मकाम पे हुई उसको बैटल ऑफ टर्स भी कहते हैं। मैं आपको ये चाहूंगा कि आपको बेसिकली इसका पता भी चल जाए। सो मैं आपको शो करवाता हूं। ये है जी बेसिकली आइबेरियन पेनिनशुला। अब आइबेरियन पेनिनशुला को अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये स्पेन है, ये पोर्टुगल है, दो ही बेसिकली कंट्रीज हैं। इधर भी वाटर ही है, इधर भी वाटर ही है। एक ये रीजन है, एक ये साइड है जिधर से लैंड से ये कनेक्टेड है। सो लैंड से जो कनेक्टेड है ये फ्रांस का एरिया है। जिस लैंड से कनेक्टेड है उसको फ्रांस कहते हैं, वो मुल्क है। और ये है बेसिकली वो रेंज जिसको पायरेनीज कहते हैं, ठीक है। ये है पायरेनीज। इसको क्रॉस करके उन्होंने फ्रांस में जाना था। वो आइबेरियन पेनिनशुला को कवर कर चुके थे, फतह कर चुके थे, लेकिन इस पायरेनीज को क्रॉस करके फ्रांस में जाना था। सो उन्होंने इसको क्रॉस तो किया, लेकिन टोर्स के मकाम पे उनको शिकस्त हुई, ठीक है। साउदर्न टेरिटरीज जो है उन्होंने कब्जा किया उन पे, लेकिन आगे उनको शिकस्त हो गई। तो आप देखें अगर, तो स्पेन एंड पोर्टुगल are the two countries that are residing in the Iberian Peninsula. ये इधर मेडिटेरियन सी है, बेलेरिक सी है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। मतलब सारी जो तीन उसकी साइड्स हैं वो वाटरी बॉडीज कवर कर रही हैं। फोर्थ साइड इज कवर्ड बाय द लैंड, ठीक है। सो आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब ये जो छोटे छोटे जजीरे हैं, पाल्मा, मलारका, ठीक है, मेनोरका, इबिजा, ये सारे जो छोटे छोटे एरियाज हैं ये स्पेन के अंडर ही आती हैं। ये आइलैंड्स हैं बेसिकली, ठीक है।
ये जजीरे हैं। सो दिस वाज आई हैव टू शो यू। We will again come toward our topic. Then the people of that area used the method of Romans, although they were in the small number, but they defeated Muslims army. उन्होंने जो बैटल ऑफ टोर्स पे मुसलमानों को शिकस्त हुई, टोर्स के मकाम पे, वहां के जो लोग थे उन्होंने रूमियों का जो लड़ने का मेथड था वो अप्लाई किया। हालांकि वो स्मॉल नंबर में थे लेकिन उन्होंने मुस्लिम आर्मी को डिफीट दी, शिकस्त दी। मुस्लिम खलीफा अब्दुर्रहमान अल खफीकी, मुसलमानों के जो उस वक्त खलीफा थे उनका नाम था अब्दुर्रहमान अल खफीकी। उनको शहादत मिली वहां पे, और दोबारा जब उस्मानों को शिकस्त हुई तो दोबारा हिस्पानिया की तरफ आए। तो उन्होंने सोचा कि इस तरह कन्वेंशनल मेथड्स जो हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं जिनसे हम वार्स लड़ रहे हैं, ये अब हमें वार्स जितवाएंगे नहीं बल्कि रुसवा करेंगे। तो उन्होंने हिस्पानिया वापस आके उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया। मुस्लिम्स वर नॉट एबल टू एंटर सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप, लेकिन मुसलमान जो है उन्होंने जितनी भी अपनी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव की लेकिन वो सेंट्रल या वेस्टर्न यूरोप की तरफ दाखिल ना हो सके। ठीक है। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द कि किस तरह मुसलमानों ने वो इलाका जो है फतह किया और उसके बाद क्या हुआ। फ्रेंच लीडर, जो फ्रांस का वो लीडर जिसने मुसलमानों को डिफीट दी थी, वो उनका आज भी हीरो है। जाहिर है अगर मुसलमान किसी दूसरे मुल्क को, इन्वेडर को शिकस्त देते हैं तो वो कोई भी एक इंसान जो उनका बेसिकली उस वक्त लीडर होता है तो हीरो बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने इंडिपेंडेंस लेके दी, वो आज भी हमारे हीरो हैं, हमारे लीडर हैं। चार्ल्स द मेटल is the person who defeated Muslims and killed अब्दुर्रहमान अल खफीकी। जो मुसलमानों के खलीफा थे अब्दुर्रहमान अल खफीकी, उनको जिस बंदे ने शिकस्त दी, जिस बंदे ने शहादत जिस वजह से हुई उनकी, शहीद जिसने किया और जिसने मुसलमानों को डिफीट दी, शिकस्त दी, उस बंदे का नाम चार्ल्स दी मेटर है और ये फ्रेंच का लीडर है और उनके लिए वो बड़ा हीरो है। Charles Meek, the grandson of Charles the Metal, became too popular that big pop of Roman Church bestowed him with emperor cap. चार्ल्स मेक जो है वो चार्ल्स दी मेटल का ग्रैंडसन है, पोता है। वो इतना मशहूर हुआ कि जो रोमन चर्च का एक पादरी है, बड़ा बिग पॉप जिसको कहते हैं, उसने उसको एम्परर कैप से, सल्तनत से जो है वो नवाजा। In 15th century, Muslims started to be squeezed by Christian। 15वीं सदी जब स्टार्ट होती है तो क्रिश्चियंस जो है मुसलमानों को स्क्वीज करना, स्केड़ना शुरू कर देते हैं, इन्वेड करना शुरू कर देते हैं मुसलमानों के इलाके में। ठीक है, वो मुसलमानों के इलाके में इन्वेड करते हैं, उनसे वो इलाका छीनना शुरू कर देते हैं। Last ruler of the Muslim was Abdullah, who was beaten to flee। जो आखिरी रूलर था मुसलमानों का उसका नाम है अब्दुल्ला। उसको इतना मारा गया कि उसे भागने पे मजबूर कर दिया। ठीक है। सो ये हुकूमत छीनी किसने? क्रिश्चियंस ने मुसलमानों से ये हुकूमत छीन ली। Their two leaders Ferdinand and Isabella got government। सो जो क्रिश्चियंस के जो लीडर्स थे, एक का नाम फेर्डिनेंड था, एक का नाम इसाबेला था, उनको हुकूमत मिल गई। क्रिस्टोफर कोलंबस who discovered America was sent by these two leaders। जब उन्होंने उनको आइबेरियन पेनिनसुला पे हुकूमत मिल गई, मुसलमानों के रूलर को उन्होंने भागने पे मजबूर कर दिया, तो उन्होंने उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस
जो बेसिकली एक जियोग्राफर था, जो जिसने अमेरिका को डिस्कवर किया था। तो इन दोनों लीडर्स ने ही उसे कहा कि तुम जाओ, कोई नई जगह डिस्कवर करो। सो उसने अमेरिका को डिस्कवर किया। उससे पहले अमेरिका डिस्कवर्ड नहीं था, इसलिए ही हम अमेरिका को और यूएस और कनाडा को जो है लैंड ऑफ माइग्रेट्स कहते हैं। ठीक है। सो Portugal became immersed in shipping industry, and from there Vasco da Gama, who discovered the shortest route to India, started his journey. Portugal जो कंट्री है, जिसको पुर्तगाल भी कहते हैं, ये शिपिंग इंडस्ट्री में बड़ा इमर्ज कर गया, बड़ा ग्रो कर गया। और यहीं से वास्को डे गामा, जिसने बेसिकली डिस्कवर किया था जो शॉर्टेस्ट रूट है इंडिया की तरफ, और उस शॉर्टेस्ट रूट का फायदा क्या हुआ कि तिजारत आसान हो गई। उस वक्त कोई नेविगेबल सिस्टम नहीं था, उस वक्त कोई जीपीएस सिस्टम नहीं था, उस वक्त नए जो जमीनी रूट्स होते थे, जो वाटरी रूट्स होते थे, वो डिस्कवर होते थे। फिर एक शख्स डिस्कवर करता था, फिर दूसरे जो थे उस पे उसके बताए हुए उसके सारे जो वो एक मैप पॉइंट आउट करता था कि ये इधर इधर जाओगे, ऐसे ऐसे होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी दी हुई डायरेक्शंस पे अमल करते थे, तो वो एक रास्ता जो है वो कामयाब होता था। सो वास्को डा गामा ने एक शॉर्टेस्ट रूट टू इंडिया जो है वो डिस्कवर किया था। Catalonia, a state in Spain, demands freedom from Spain, but Spain discouraged it violently. सो कैटालोनिया एक स्टेट है स्पेन के अंदर, वो बेसिकली स्पेन से फ्रीडम चाहती है, आज़ादी चाहती है। जिस तरह पाकिस्तान जो है बरसगीर पाक हिंद से सेपरेट हुआ था, बट स्पेन डिस्करेज इट वायलेंटली। लेकिन स्पेन जो है ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई स्टेट उससे सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। लेकिन जो यूरोप है उसने उसको डिसइंटीग्रेट, मतलब फ्रेगमेंटेशन उसकी स्टार्ट कर दी है, उसको सेपरेट करने में उसकी हेल्प करना स्टार्ट कर दी है। So we will try to find the Catalonia on the map. So this is the basically Spain. ठीक है। तो स्पेन को अगर हम देखें तो इसके काफी जो इसके अंदर डिजाइड करते हैं जितने भी इलाके, वो हमें नजर आएंगे। सो वी आर अनएबल टू फाइंड द कैटालोनिया, इसमें उसने दी हुई नहीं है। कैटालोनिया जो स्टेट है वो शायद उसने इसमें मेंशन नहीं की, बट आई विल गिव यू, या मेंशन करूंगा कि वो कौन सी स्टेट है। ठीक है। बट टिल नाउ यू आर जस्ट एक्सपेक्टेड टू लर्न द नेम ऑफ द स्टेट। सो बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन अ बे शेप इज प्रेजेंट। एक बे मौजूद है। गल्फ और बे में एक ही डिफरेंस है। गल्फ ही बेसिकली हम कहते हैं कि तीन साइड से लैंड सराउंड कर रही है। ठीक है। तीन साइड से वाटरी बॉडी को लैंड अगर सराउंड कर रही है तो उसको हम गल्फ कहते हैं। तो बे भी ऑलमोस्ट उसी चीज को कहते हैं, बट बे स्मॉलर देन गल्फ। सो बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन a B shaped is present known as Bay of Biscay. France's largest river traveling from France enters into Bay of Biscay. रिवर लायर नाम है, वो लार्जेस्ट रिवर है फ्रांस का, जो फ्रांस से ट्रेवल करता हुआ बे ऑफ बिस्के में एंटर होता है। अब हम थोड़ा बे ऑफ बिस्के को देखते हैं कि व्हाट इज बेसिकली द बे ऑफ बिस्के। सो
here you can see the Bay of Biscay. This is France, this is the Bay. आपको नजर आ रहा होगा कि 3 साइड से इसको लैंड सराउंड कर रही है। इस साइड से उसको लैंड सराउंड कर रही है, सो दिस इज द बे। ठीक है, तो आपको इधर थोड़ा और क्लियर हो गया होगा कि ये फ्रांस है, ठीक है, ये स्पेन है, ये इनको इलाका सेपरेट कर रहा है, एंड दिस इज द बे ऑफ बिस्के, एंड देन द अटलांटिक ओशन। बे आपको मैंने बताया कि अ वाटरी बॉडी सराउंडेड बाय द लैंड फ्रॉम 3 साइड्स, और उसके बाद आगे आपको इंग्लिश चैनल भी नजर आ रहा होगा। ठीक है, जो इंग्लैंड और किसके दरमियान है, फ्रांस के दरमियान है। ठीक है, सो आपको ये इसका पता होना चाहिए। ठीक है, अगेन वी कैन सी फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ये प्रॉपरली क्लियर है। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के दरमियान इंग्लिश चैनल, उसके बाद बे ऑफ बिस्के, ये फ्रांस है, स्पेन है, और ये एक बे बना रहे हैं जिसको बे ऑफ बिस्के कहते हैं। आई थिंक कि आपको बे ऑफ बिस्के जो है वो क्लियर हो गया होगा इस स्लाइड से। सो नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ सेंट्रल यूरोप आर ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड। अब हम सेंट्रल यूरोप की तरफ आ गए, वो है ऑस्ट्रिया एंड सो इन स्विट्जरलैंड एथनिक पॉप इज वेरी टाइप। एथनिक पॉप क्या है कि लोगों की जो बेसिकली फ्रेगमेंटेशन हुई है, कुछ जर्मन स्पीकिंग है, कुछ फ्रांस स्पीकिंग है, कुछ इटालियन स्पीकिंग है, हर ग्रुप की अपनी एथनिसिटी है। सो इसलिए एथनिक पॉप जो है इज ऑफ वेरी टाइप। ऑस्ट्रिया जो है, स्विट्जरलैंड की तो हमने बात कर ली। ऑस्ट्रिया वाज अ पावर इन 19th सेंचुरी। 19वीं सदी में ऑस्ट्रिया एक बहुत बड़ी पावर थी। इट वाज वन ऑफ द 5 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज। ये उन 5 ममालिक में से एक मुल्क था जो बड़ा पावरफुल था, वन ऑफ द 5। ठीक है, सो आपको ऑस्ट्रिया के बारे में पता होना चाहिए। इन स्विट्जरलैंड देयर आर 2 रिवर्स। ठीक है, एक जो स्विट्जरलैंड में 2 रिवर्स हैं, एक एल्प माउंटेन रेंज है जो स्विट्जरलैंड को कवर कर रही है। एल्प को हम्प ऑफ यूरोप भी कहते हैं। ठीक है, इट आल्सो यूनाइट्स यूरोपियन नेशंस टुगेदर। ये यूरोपियन नेशंस जो हैं उनको भी कनेक्ट कर रही होती है, यूनाइट कर रही होती है। ठीक है, मतलब जो यूरोपियन नेशंस हैं उनके साथ कनेक्शन का एक रास्ता जो है ये एल्प माउंटेन रेंज प्रोवाइड कर रही होती है, इसलिए इसको हम्प ऑफ यूरोप कहते हैं। फ्रॉम एल्प टू मेन रिवर्स ऑफ यूरोप इमर्ज वन रिवर इज रहीन। अब 2 रिवर्स का हमने स्विट्जरलैंड का जिक्र किया। एक रहीन रिवर है जो स्विट्जरलैंड से स्टार्ट होता है और नॉर्थ सीज में ड्रेन कर देता है, गिर जाता है। एक जो है रहीन रिवर जो है रहीन, वन साइड इज कॉल्ड रहीन रेंज विच इज वन ऑफ द एंशिएंट रेंजेस। एक रेंज जो है, एक सिलसिला जो है एल्प माउंटेन में, वो रहीन रेंज का है। इधर से बेसिकली रहीन रिवर इमर्ज होता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट रेंजेस है, मतलब कदीम रेंजेस में से जो है ये एक है। ठीक है, सो आपको ये पता होना चाहिए कि एल्प बेसिकली हम्प ऑफ यूरोप है, और एल्प से मेन रिवर्स ऑफ यूरोप इमर्ज होते हैं। एक का नाम रहीन रिवर है जो स्विट्जरलैंड से स्टार्ट होता है और नॉर्थ सी में ड्रेन कर जाता है। देन नेक्स्ट इज द दूसरा रिवर जो है वो है रोहान रिवर। ये भी स्विट्जरलैंड से इमर्ज होता है और ड्रेन करता है मेडिटेरियन सी में और एंटर कर जाता है फ्रांस में।
ठीक है। सो एक रहीन रिवर, एक रोहान रिवर, ये दोनों स्विट्जरलैंड से निकलते हैं, और एक रिवर जो है वो नॉर्थ सी में गिर जाता है और एक मेडिटेरियन सी में गिर जाता है। उसके बाद एक और रिवर है जो जर्मनी से निकलता है और ब्लैक सी में एंटर होता है, उसको डेन्यूब रिवर कहते हैं, डेन्यूब। ठीक है, लेकिन वो स्विट्जरलैंड से नहीं निकल रहा, स्विट्जरलैंड से दो ही रिवर निकल रहे हैं, एक रहीन रिवर, एक रोहान रिवर। ठीक है, आई विल लाइक कि आपको ये शो हो जाए। वन मिनट प्लीज। So you can see the France, Germany, Switzerland, Italy, Austria and all that. ठीक है, आपको मैप पे नजर आ रहा है। अगर आप मैं आपको जो बेसिक रेंज है वो आपको दिखाता हूँ। ये आपको जो नजर आ रही है, एक ब्लू सी आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली रेंज है, एल्प रेंज, एल्प माउंटेन इसको कहते हैं। ये है बेसिकली, अब देखें ये एल्प्स। अब मैंने आपको बताया कि ये पूरे यूरोप को कनेक्ट कर रही है और इसका हम्प लाइक स्ट्रक्चर है। सो दिस इज द हम्प ऑफ यूरोप, इसलिए इसको कहते हैं कि काफी कंट्रीज जो यूरोप की हैं उनको ये मिला रही। ठीक है, सो आपको एल्प का पता होना चाहिए कि एल्प का स्ट्रक्चर किस तरह का है, इसको हम्प ऑफ यूरोप क्यों कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एल्प। अगेन वी कैन सी नेक्स्ट, ये अब ये एक एरिया आपको नजर आ रहा है जो हम्प लाइक बन रहा है, इसको भी एल्प कहते हैं, यही एल्प है बेसिकली। इसकी मुख्तलिफ जो है डायग्राम्स आपको नजर आ रही। अब ये जितना भी रेडेंट एरिया है, जितना भी रेड मार्क्ड एरिया है, ये सारा एल्प का एरिया है। ठीक है, इसको मुख्तलिफ सीज लग रहे हैं, मेडिटेरियन सी लग रहा है, एड्रियाटिक सी लग रहा है। ठीक है, so you can see here the L. I think you can know basically differentiate the Alp mountain range, that how the hump look like. Then comes the Iceland. It is the part of Europe. It is the coolest part due to which a very meager population lives there. ये आइसलैंड एक यूरोप का पार्ट है और ये बड़ा कूलेस्ट पार्ट है। इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन जो आबादी है वो बहुत ही कम है, बहुत ही मीगर है। जो लोग वहां पे रहते हैं वो बड़े कलरफुल हाउसेस बनाते हैं, और यहाँ पे काफी वोल्केनोज जो हैं, लावा काफी फटता है, वोल्केनोज है, एरप्शन हो सकती है, क्योंकि आइसलैंड जो है वोल्केनिक एरप्शन से बना था, लावा फटा था, फिर वो कूल डाउन हुआ, तो बेसिकली वोल्केनोज बन गए। सो आइसलैंड जो था वोल्केनिक एरप्शन से बना था, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा वोल्केनोज। सो नेक्स्ट
साउथ यूरोप में इटली, स्पेन, ग्रीस मौजूद हैं। वेटिकन एक इंडिपेंडेंट स्टेट है इटली की, जो रोमन कैथोलिक चर्च की सीट है, मतलब रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो उधर मौजूद है वेटिकन में। बेसिकली वेटिकन सिटी जो है ये यूरोप की, मैंने आपको बताया था कि स्मॉलेस्ट सिटी है। ये स्मॉलेस्ट सिटी है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सीट ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च इज प्रेजेंट देयर। इन 2019 इटली साइंड एमओयू। एमओयू क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू गेट इन्वॉल्व इन बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसको कहते हैं। जैसा कि पाकिस्तान के साथ चाइना का एक मुआहदा है सी पैक का, बीआरआई का, कि एक रोड बना के हम उस पर तजारत किया करेंगे। एक रोड, अब उन्होंने एक ही रोड की तामीर जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत गवादर पोर्ट्स को लिंक किया है चाइना के साथ बाय बीआरआई। ठीक है, सी पैक का एक मंसूबा है, और ताकि उनकी ट्रेडिंग जो है वो सही से हो सके, मतलब अच्छे पैरामीटर से हो सके, उससे पाकिस्तान को भी फायदा होगा। और इटली ही वो कंट्री है यूरोप का जो बीआरआई में इन्वॉल्व है, वरना कोई भी यूरोपियन कंट्री बीआरआई में इन्वॉल्व नहीं है। वो चाइना के खिलाफ है बाकी कंट्रीज। और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि हम कितने वर्थ का प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, कितना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, कैसे लॉन्च करेंगे, वो कितना, उसकी वर्थ क्या है, $2.8 बिलियन। ठीक है, 2.8 करोड़ बिलियन डॉलर। ठीक है, सो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी वर्थ क्या है। और यूरोपियन, ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये जिक्र क्यों किया मैंने, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन एक ही कंट्री इन्वॉल्व है इन बीआरआई विद चाइना, और वो है इटली। वेटिकन का मैंने इसलिए बताया बिकॉज देयर इज सीट ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, और जो स्मॉलेस्ट कंट्री है ऑफ जो है यूरोप, उसकी वेटिकन सिटीज को कहते हैं। ये इंडिपेंडेंट स्टेट है इटली में। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। चलें, सही है। ओके, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।